आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लाते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स, कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज घटे हैं, बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव को आज 1 साल पूरा हो गया है। अब तक देश में 156 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इनमें 76 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके अलावा 65 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। ग्रामीण इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में 99 करोड़ डोज दी गई। इसके अलावा 3,69,000 से ज़्यादा वैक्सीन की डोज ट्रांसजेंडर्स को लगाई गई। लेकिन 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है। इस बीच भारत समेत कई देशों में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई देशों में रोज आने वाले मामलों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। महामारी की शुरुआत के बाद से ये सबसे ज्यादा मामले हैं। इस कोरोना वायरस की तीसरी लहर कहा जा रहा है और इस लहर के लिए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को जिम्मेदार माना जा रहा है। इस बीच भारत समेत कई देशों ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के लिए आइसोलेशन पीरियड घटा दिया है। ऐसा करने के पीछे साइंटिफिक स्टडी का हवाला दिया गया है। एक तरफ जहां ओमिक्रॉन से गंभीर बीमारी का खतरा ना होने का दावा कर आइसोलेशन पीरियड की इस कटौती को जायज़ ठहराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर चिंता भी जताई जा रही है। पर चिंता सिर्फ इतनी नहीं है, टेस्टिंग को लेकर भी एक अलग ही चिंताएं हैं। केसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, लेकिन टेस्टिंग भी कम हो रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना की रियल पिक्चर का अंदाज़ा कैसे लगेगा जब ये हाल रहेगा। क्या हम दूसरी मुसीबतों को बुलावा दे रहे हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत डॉक्टर अविरल वत्स। जी डॉक्टर, तो सबसे पहले तो इंडिया का जो अभी सिचुएशन है नए केसेस को लेकर, पॉजिटिविटी रेट को लेकर, टेस्टिंग को लेकर और रिप्रोडक्शन रेट को लेकर, उसको देखते हुए आप क्या सोचते हैं? वायरस स्प्रेड को लेकर एक एक्यूरेट पिक्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं? जी, जैसा आपने कहा कि ओमिक्रॉन के चलते केसेस बढ़ रहे हैं और टेस्ट हैं वो शायद कम हो रहे हैं और जो रिप्रोडक्शन रेट है वो भी कम होता दिख रहा है, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है वो अभी भी बहुत ऊंचा है, हाई है। इन सब से थोड़ा शंका यही होती है और जैसा हमें दुनिया भर के डेटा से मालूम है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है और इवन उन लोगों में फैलता है जिन्हों को पहले संक्रमण हुआ हो या जिन्होंने पहले वैक्सीन ली हुई हो, उन सबको उनकी इम्यूनिटी को चकमा देने में बहुत काबिल है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का। तो इस सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हम एक वायरस की जो स्प्रेड है, उसका जो फैलाव है हमारे देश में, उसकी हम एक एक्यूरेट पिक्चर को पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि हम टेस्ट ही हमने जो है वो कम कर दिए हैं और जो बाकी का भी डेटा है वो बहुत ही, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैची है, वो बहुत थोड़ा थोड़ा इधर उधर से आ रहा है। तो इसके चलते हम एक्यूरेट पिक्चर बिल्कुल भी नहीं पकड़ में कर पा रहे इस नई वाली वेव की और ये एक तरह से अंदाज़ा से ही ज़्यादा चल रही है और इसके चलते हमें ये जो अनगहली है शायद इसके जो खमियाजा होगा वो भी शायद हमें भुगतना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा चिंताजनक बात है। दिल्ली में कहा जा रहा है कि कोरोना मामलों में कुछ गिरावट देखने को मिली है। आंकड़े जरूर इस ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा आंकड़ा जो है वो अलग कहानी ही बयान करता है। इस समय राजधानी में कोरोना टेस्टिंग जो है डॉक्टर कम कर दी गई है, जैसे कि ओवरऑल इंडिया में हाल है। ठीक वही कंडीशन मुंबई में भी है। ऐसे समय में जब 2 बड़े राज्य जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं कोरोना की बाकी दोनों लहरों में, तो ये पैंडेमिक को खासकर जब ओमिक्रॉन भी है, कितना चैलेंजिंग होने वाला है। जी, आपने सही कहा। देखिए, जब टेस्टिंग कम हो रही होती है और केसेस पहले बढ़ रहे थे, तो जो एक आंकड़ा हमें बताता है इसकी स्प्रेड का, वो है कि पॉजिटिविटी रेट कितना है। अगर मान लीजिए पॉजिटिविटी रेट 1-2% हो तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा फैलाव नहीं है, तो वाकई में केस कम हो रहे हैं। लेकिन अगर पॉजिटिविटी रेट एनीवेयर 5% से ज़्यादा है, अब तो डबल फिगर्स में है और कई जगह पे तो 20% से भी ज़्यादा माना जाता है। तो अगर ऐसा है तब इसका बिल्कुल मतलब क्लियर है कि हम पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग नहीं कर रहे और जो वायरस है वो बिल्कुल फैल रही है। और चाहे वो ये सब तभी अब हुआ जो रीसेंट ICMR की भी जो गाइडलाइन आई थी, उन्होंने टेस्टिंग को और भी
कम कर दिया है, ऐसी सिचुएशंस काफ़ी कर दी हैं जिसमें कि टेस्टिंग जो है वो कम हो गई है। पहले भी हमारी टेस्टिंग थोड़ी चैलेंजिंग होती थी, हम उतना नज़र नहीं रख पाते थे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि हम 30 में से शायद एक केस होगा जो हम ये एक अमूमन एक गेस वर्क है कि तकरीबन 30 में से एक केस होगा जो हम टेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि टेस्टिंग हमारी जो है इतनी कम हो गई है। ये बिल्कुल अगर हम कहें तो ये चिंताजनक बात है, ये बिल्कुल चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि हम वायरस को कहाँ फैल रही है, कितनी दूर तक जा रही है, किन-किन लोगों के ऊपर ये मार कर रही है, हमें बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। और ये देश हमारा इतना बड़ा है, ये फैलती जाएगी हमें हमारे बिना नॉलेज के। और उससे जो सबसे बड़ा रिस्क है, देखिए बीमारी का, हॉस्पिटलाइजेशन का, डेथ का रिस्क तो होता ही होता है, लेकिन उससे साथ में जो रिस्क है कि नए वेरिएंट्स भी पनप सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि हम इस पे नज़र ही नहीं रख रहे, तो वो काफ़ी बड़ा खतरा है। और एक लास्टली एक और चैलेंज आता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं इसके, वो हम काफ़ी मिस कर सकते हैं, क्योंकि हम ये देख ही नहीं रहे कि किन लोगों को संक्रमण हो रहा है और किन को नहीं। अच्छा, ये तर्क भी है कि असिम्प्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल पर लोड नहीं पड़ेगा, ट्रीटमेंट पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो इससे आप कितने एग्री करते हैं? स्पष्ट कहूँ तो मैं, देखिए, इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि हमें टेस्टिंग कम करनी चाहिए और एसिम्प्टोमेटिक को टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर दिक्कत हॉस्पिटल बेड्स की है तो हमें हॉस्पिटल की एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो स्ट्रिक्ट करना चाहिए, वो क्लियर कट करना चाहिए। हर किसी को एडमिट नहीं करना चाहिए, जो कि सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है, सारी दुनिया। इसीलिए हॉस्पिटलाइजेशन के जो आंकड़े हैं वो कुछ कहानी कहते हैं दुनिया भर में, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक फिक्स क्राइटेरिया है। इंडिया में हमारा वैसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं था, हमें उसको बिल्कुल ठीक करना चाहिए। लेकिन टेस्टिंग को हमें इसलिए कम नहीं करना चाहिए कि हम मालूम ही ना करें और लोग फिर इसलिए अस्पताल नहीं आएंगे। ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। अब लोगों को एजुकेट कीजिए कि उनको अस्पताल क्यों नहीं आना है, उनकी जो एंग्जाइटीज हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उसको एड्रेस कीजिए। और इसके चलते जो और चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ऐसे अदारे हैं, ऐसी बहुत संस्थाएं हैं जो टेस्ट मांग रही हैं उन लोगों के वापस काम पे आने के लिए, लेकिन वो करवा नहीं पाते क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं या उनके सिम्टम्स कम हैं, या और ये ICMR की जो गाइडलाइंस है वो चेंज हो गई हैं। तो ये सब कन्फ्यूजन जो बढ़ेगी, तो इससे किसी का भी भला नहीं होने वाला है। तो और ये तो बिल्कुल, मैं फिर से कहूँ, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि ये बात ठीक नहीं बैठती है कि आप हॉस्पिटलाइजेशन को रोकने के लिए टेस्टिंग कम कर दें। हॉस्पिटलाइजेशन को रोकने के लिए हमें हॉस्पिटलाइजेशन के क्राइटेरिया को बिल्कुल क्लियरली क्लैरिफाई करना चाहिए। हर डॉक्टर जो हॉस्पिटल को डील करने वाले लोग हैं उन तक पहुँचना चाहिए, और उसको हमारी सख्ती से उस पर अमल होना चाहिए। और जो टेस्ट हैं, वो जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं, अगर PCR नहीं भी कर सकते, कुछ लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है जो कि वैसे होनी नहीं चाहिए, 2 साल होने को आए हैं इस बात को, लेकिन चलिए मान लेते हैं भी, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट की हमें जो अवेलेबिलिटी है वो हमें बहुत बड़ी मात्रा में करनी चाहिए, और वो सस्ती होनी चाहिए, और ये टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल पॉसिबल भी है। तो मेरा तो यही स्टैंस है कि हमें टेस्टिंग और बढ़ानी चाहिए, कम नहीं करनी चाहिए। यूके में भी ओमिक्रॉन की वजह से हालात खराब है, हालांकि वहाँ पहले से स्थिति बेहतर हुई है जैसा कि आंकड़े बताते हैं। तो अभी वहाँ क्या अप्रोच है टेस्टिंग को लेकर? जी बिल्कुल, यूके में भी जो, देखिए, उसी डाटा के हिसाब से मैं इंडिया के बारे में भी बात करता हूँ कि यूके में टेस्टिंग जो थी वो काफ़ी बड़े लेवल पे होती रही है। रैपिड एंटीजन टेस्ट हमें फ्रीली अवेलेबल रहे हैं, कोई भी जाकर ले सकता है। डेली का आप 1 कीजिए, चाहे 5 कीजिए, अगर इंडिकेशंस हैं तो, अगर ज़रूरत है तो आप कीजिए। और उससे वायरस का कितना फैलाव है उसकी काफ़ी हमें खबर रही है। लेकिन हाँ, यूके में भी इतनी बड़ी कैपेसिटी होने के बाद भी एक समय ऐसा आया था, क्योंकि ओमिक्रॉन इतना फैल रहा था, तो एक समय था ऐसा कि जब ऐसा लग रहा था कि टेस्ट हो ही नहीं पा रहे हैं, अवेलेबल ही नहीं है, PCR टेस्ट खासकर। तो और अब रैपिड एंटीजन टेस्ट की भी कमी हो गई थी। यहाँ की भी सरकारों की ये बहुत बड़ी गलती है कि वो इन सब चीज़ों का जो सामान है वो मुहैया ही नहीं करवा सके हैं। PPE से लेकर ये जो टेस्ट है, इन सब की हमेशा से ही दिक्कत रही है। तो अभी भी यही इसका जो मैं कहूँ, एक तरह का सबने भुगता है कि जब पीक आ रही थी तो टेस्ट की कमी हो रही थी, लेकिन फिर भी इसके कारण आप ऑफिशियली टेस्टिंग कम नहीं करते हैं। जब आप, जैसे आइसोलेशन खत्म होता है तो 2 बार टेस्ट करने की बात होती है, और वो रैपिड एंटीजन टेस्ट को ही उन्होंने मान्यता दी है कि आप कर सकते हैं। और ओमिक्रॉन में ये बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास, रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो और इवन जो ट्रैवलिंग के लिए है, यूके ने RT-PCR को रिप्लेस कर दिया है कि आप लैटरल फ्लो टेस्ट जो है या रैपिड एंटीजन टेस्ट है, उसी से काम कर सकते हैं। तो जो ये टेस्टिंग की अप्रोच है, WHO का भी यही कहना है कि टेस्टिंग और इवन ट्रेसिंग, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हमें बिल्कुल बंद नहीं करनी है। वो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है हमारा इस पेंडेमिक में की जो लड़ाई है, उसमें ये दोनों जो टेस्टिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है।
जी डॉक्टर, अस्पतालों में बेड खाली है आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन फिर भी जो डेथ रेट है वो बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की क्या वजहें हो सकती हैं? जी जैसे यूके में देखिए, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन का एक डेफिनेट क्राइटेरिया होता है, चाहे वो पैंडेमिक हो या नॉन पैंडेमिक टाइम्स हो, तो काफ़ी क्लियर कट होता है हॉस्पिटलाइजेशन। लार्जली जब जिनको ज़रूरत होती है उन्हीं को मिलती है। तो अभी भी हालांकि जैसा आप कह रहे हैं कि बेड्स की ऑक्यूपेंसी उतनी नहीं है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी हैं। और खतरा देखिए, जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, अनवैक्सीनेटेड भी हैं, जिनको बूस्टर्स भी उस लेवल के नहीं मिले हैं, जिनमें बाकी और मॉर्बिडिटीज़ हैं, तो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो वो सब का खतरा तो बना ही रहता है। और एज रिलेटेड जो कोमॉर्बिडिटी है वो तो बहुत बड़ी चीज़ है ही। और बच्चों में भी एडमिशन्स और डेथ्स इस बार काफ़ी देखी गई हैं, पुरानी वेव से ज़्यादा देखी गई हैं। तो इस सब के चलते जो नंबर है डेथ का, और हमें जैसा हम शुरू से कह रहे हैं कि वेव होने के 4, 6, 8 हफ्ते के बाद तक हमें डेथ्स की जो रियल पिक्चर है वो सामने आती है। इतनी जल्दी हमें उसका मालूम नहीं, और वही हो रहा है। साउथ अफ्रीका में भी थोड़ा हुआ था, यहाँ पे भी यूके में भी ऐसा हो रहा है कि हमें डेथ्स अभी भी जो है वो बढ़ रही हैं, वो चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो इक्का दुक्का डेथ हो रही है, हफ्ते की हज़ारों डेथ्स हो रही हैं, विच इज़ क्वाइट अ वरिंग थिंग। तो जो ओमिक्रॉन है वो अपनी जो छाप है, जो बुरी वाली छाप है, वो बिल्कुल छोड़कर जा रहा है। और इसी की चिंता थी, और अनफॉर्चुनेटली यही जो है हमारे नज़रों के सामने पैन आउट कर रहा है। जी, द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस ने एक रिसर्च की है जिसमें ये दावा किया है उन्होंने कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के सबूत मिले हैं। इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए ये कितना बड़ा खतरा है, वो भी ऐसे समय में जब टेस्टिंग ही नहीं की जा रही है? देखिए, मैं सच बताऊं तो थोड़ी हैरानी होती है कि हम अम, अभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर इतनी बड़ी चीज़ बना के रखे हुए हैं, क्योंकि 2 ढाई साल हो गए हैं, हम 2 साल तो हाँ 2 साल से ऊपर हो गए हैं पैंडेमिक को, और हमने देखा है कि वेरिएंट पहुंचता ही पहुंचता है। और ओमिक्रॉन जैसा वेरिएंट जो इतनी तेजी से फैलता है, तो इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो मेरे हिसाब से 2-3 हफ्ते पहले से, ज़्यादा नहीं तो 2-3 हफ्ते पहले से तो इंडिया में हो ही रहा है। और उसके चलते उसके बाद हमने टेस्टिंग ऑफिशियली आईसीएमआर की गाइडलाइन में हमने जो टेस्टिंग है वो अलग अलग सिचुएशन में कम कर दी है, जो बिल्कुल खतरे की बात है। क्योंकि एक साइड तो ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलता है, ये जो पुरानी इम्यूनिटी है उसको चकमा देता है, और इसमें जो म्यूटेशंस इतनी ज़्यादा है कि हमें तो इसके ऊपर और ज़्यादा कड़ी नज़र रखनी चाहिए थी, टेस्टिंग और जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए, इंडिया में भी लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जो माइल्डली वैक्सीनेटेड हैं, जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इन सब लोगों में जब वायरस घूमेगी तो नए वेरिएंट आने का भी डर जो है बना रहेगा। तो टेस्टिंग को हमें बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए था। और अब जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का और भी डेटा जो आ गया है, हालांकि मेरे हिसाब से वो इररिलेवेंट है, बिकॉज हमें मान के ही चलना चाहिए कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो हो रहा है, क्योंकि ये इतनी तेजी से एनीवे फैल रहा है। तो वी शुड बी रियली गोइंग आफ्टर द वायरस, और हमें बहुत टेस्टिंग करनी चाहिए। अभी पोस्ट ओमिक्रॉन के सिम्टम्स भी सामने आए हैं। हालांकि ये ओमिक्रॉन के ही हैं, इसकी आधारित पुष्टि नहीं है, लेकिन हमेशा से लॉन्ग कोविड जो है डॉक्टर एक चिंता का विषय रहा है। हम लोग भी इस पर बात कई बार कर चुके हैं। तो टेस्टिंग को कम कर देना लॉन्ग कोविड को डिटेक्ट करने में कितनी मुश्किल जो है वो पैदा करेगा? आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके? जी देखिए, लॉन्ग कोविड जो है बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा है, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने तो बिल्कुल बोल दिया है कि दिस इज द नेक्स्ट बिग क्रॉनिक प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं। यूके में मिलियन से ऊपर लोग हैं जो लॉन्ग कोविड फेस कर रहे हैं, जिसमें एक 1.25 लाख के करीब तो बच्चे हैं यूके में जिनको लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स हैं। मैं कितने पर्सनल लाइफ में, पर्सनल मेरे प्रोफेशन में बहुत पेशेंट्स देख रहा हूं जिनको आए दिन लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स तंग कर रहे हुए हैं। और ये यंग पेशेंट्स हैं जिनको माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हुआ होता है, और वो सडनली ऐसे लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स जो हैं उनसे वो जूझ रहे हैं बेसिकली, और उनकी जो लाइफ है बिल्कुल अपसेट हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। और अभी फिर वही बात आती है कि अब जब हम टेस्ट नहीं करते हैं तो हमें ये मालूम नहीं है कि पेशेंट को किसी को कोविड हुआ था कि नहीं। और जब उसके बाद आप मान लीजिए 3 महीने बाद, 2 महीने बाद लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, तो हम जो डॉक्टर्स भी होंगे वो पूछेंगे उनको आपको कोविड हुआ, वो कहेंगे कि नहीं मुझे तो नहीं हुआ था। तो वो जो सिम्टम्स हैं वो कुछ कहानी क्लियर कट नहीं बताएंगे। अगर हुआ था देन वी कैन थिंक ऑन लॉन्ग कोविड टर्म्स। तो उस हिसाब से जो भी नए उसके इलाज आते हैं, जो भी उसकी सलाहें आती हैं, वो उन पर ट्राई की जा सकती हैं।
लेकिन अब जब हम टेस्टिंग ही नहीं कर रहे हैं तो लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा कि उनको कोविड हुआ था। तो उसके बाद अगर सिम्टम्स आते हैं, जो कि देखा गया है, बहुत स्टडीज हैं, दुनिया भर से स्टडीज आ रही हैं जो बता रही हैं कि एनीवेयर बिटवीन 5% to 50% तक लोगों को लॉन्ग कोविड जो है वो उसके लक्षण से जूझना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज आगे आने वाली है, और अगर हम अभी से उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे कि कौन लोग हैं जो इसके एक्सपोज्ड हो सकते हैं, इनके कारण इनको हो सकता है, तो हम अपनी ही दिक्कतें जो है वो बढ़ा रहे हैं और आम लोगों पे इसका काफी बुरा असर जो है वो पड़ने वाला है। इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग। अच्छा डॉक्टर, जो मौतें हो रही हैं उसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नॉन वैक्सीनेटेड ही लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक वैक्सीनेटेड भी लोग री इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या एक लोगों के लिए एक आम सवाल कि क्या जब ऐसा इस तरह का सीन है तो क्या वैक्सीनेटेड होने के बाद भी हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए? देखिए, दुनिया भर से जो डाटा आ रहा है उसमें बिल्कुल क्लियर डाटा है। इस मतलब ये तो बहुत ही, अगर मैं डाटा के हिसाब से कहूँ तो इट इज़ अमेजिंग डाटा कि जो वैक्सीनेटेड या बूस्टेड लोग हैं उनकी जो सिविरिटी है या हॉस्पिटलाइजेशन है, सिविरिटी ऑफ डिजीज है, वो बहुत कम है 0% नहीं है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन जो अनवैक्सीनेटेड है, अनफॉर्चुनेटली, वो उनकी जो सिविरिटी है, हॉस्पिटलाइजेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा है, और लार्ज मेजॉरिटी जो लोग आईसीयूज में है, क्रिटिकल केयर में है, वो अनवैक्सीनेटेड हैं। बूस्टेड तो बहुत ही कम है। तो ये तो क्लियर है कि वैक्सीन हमारा हेल्प कर रही हैं, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए वैक्सीन जो हैं वो इन्फेक्शन से उतना नहीं बचाती। तो इन्फेक्शन हो सकता है, आप टेस्ट पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन आपको सिविरिटी से काफ़ी बचाव है। लेकिन ये भी है कि जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो आप आगे तो स्प्रेड कर ही सकते हैं। तो वो उस पर अभी इतना क्लियर नहीं है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप स्प्रेड नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें प्रिकॉशंस और टेस्टिंग करते रहना चाहिए, और उसमें हमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए। इवन इफ आप माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं या आप एसिम्टोमेटिक हैं, जो कि कांटेक्ट में आए, जो पॉजिटिव लोग हुए थे उनके साथ आप कांटेक्ट में आए, आप एक्सपोज हैं, तो आपको टेस्टिंग डेफिनेटली कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप आगे फैला सकते हैं। और आपको जो इन्फेक्शन हुआ है वो एक बार डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल की जो हेल्थ है वो हमें समझ आएगी अगर आपको मालूम हुआ कि आप टेस्टेड हैं, कि पॉजिटिव थे कि नहीं थे। क्योंकि ये जो वायरस है, जैसे पहले इतनी वायरसेस थी, ये वाली वायरस के भी जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो हमें आने वाले 1-2 नहीं 5-10 सालों तक पता लगते रहेंगे। ये बात लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को समझ लेनी चाहिए कि जो हम आज देख रहे हैं दैट इज़ नॉट द होल पिक्चर, इट इज़ अ बिग पिक्चर, जो कि हमें आने वाले 5-10 साल में पता लगेगी। तो हमें ये ज़रूर पता रहना चाहिए कि किसको पॉजिटिव हुआ था, किसको नहीं हुआ था। जी। तो टेस्टिंग को लेकर कुछ और बातें डॉक्टर जो आप इसमें जोड़ना चाहते हैं इस बातचीत में? टेस्ट के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये 2 तरह के हैं। एक तो है कि जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है, जो कि जिसकी कि एक बार आप दे देते हैं, रिपोर्ट 24 घंटे से ज़्यादा में आती है, 24 घंटे में आती है। तो वो टेस्ट है जो कि बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत सेंसिटिव टेस्ट है, जो कि पहले हम कंफर्म करने के लिए भी किया करते थे, और जो पहले एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड था। एक और है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जैसे हमारे घर में होम प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, उस तरह का टेस्ट है। वो भी एक बहुत ही क्विकली 15 मिनट में आपको मालूम चल जाता है कि अगर आप पॉजिटिव हैं। उसमें अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव हैं। उसमें नेगेटिव आते हैं तो उसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिव हैं। तो ये बात इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि ओमिक्रॉन के चलते जब आप पॉजिटिव, रैपिड वाले में पॉजिटिव आते हैं, तब आपको आइसोलेशन शुरू कर देनी चाहिए। और आपको मालूम है कि फिर आपको अपने बुजुर्गों से नहीं मिलना है, आपको इसको फैलाना नहीं है। आप आइसोलेट कीजिए और आप अपने आप को सेव कीजिए और दूसरों को भी बचाइए। और ये आप डेली कर सकते हैं। और लोग तो दिन में, जैसे अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं, उन्होंने सुबह किया नेगेटिव थे, दोपहर को किया नेगेटिव थे, शाम तक वो पॉजिटिव हो जाते हैं लैटरल फ्लो या रैपिड एंटीजन टेस्ट को, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर आगे अपने पेरेंट्स को और जो लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी एट रिस्क हैं इसमें, तो उन सबको वो आगे नहीं फैलाते क्योंकि उनको सिम्टम्स हैं और वो आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये बात लोगों को हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि आरटी-पीसीआर की मुश्किल हो सकती है, उसमें हेल्थ केयर पे बहुत बड़ा लोड पड़ सकता है, लेकिन जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं उसको सस्ता भी किया जा सकता है। यूके में वो फ्रीली अवेलेबल हैं, दूसरे टेस्ट भी फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हैं और लोगों को फ्री भी दिए जा सकते हैं। उससे हेल्थ केयर पे बहुत लोड कम हो जाता है इनफैक्ट, क्योंकि लोग फिर ज़्यादा पूछते भी, और साथ में उनके होम आइसोलेशन की भी बात जब हो जाती है। तो ये बदलाव है इस बार के ओमिक्रॉन में, के वेव में, कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसका बहुत बड़ा रोल है, और वो रोल हम जो इंडिया में उसको हम उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस डायरेक्शन में चलेंगे कि हमें टेस्टें कम करने चाहिए, जो कि थोड़ी खतरनाक बात है।
तो ये थे डॉक्टर अविरल वत्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आज के कोरोना कवरेज को यहीं फिलहाल समेटते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रविवार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।